वेलकम एवरीवन। आज फिर 10th क्लास का हम आपका लेक्चर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और कौन से चैप्टर का? इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर का, चैप्टर नंबर 12। इससे पहले 5 लेक्चर में आप इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक चार्जेस, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अभी देखिए हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ओम्स लॉ, आज स्टार्ट होने वाला है। लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि ओम्स लॉ को अलग से पढ़ेंगे, अलग से लेक्चर में इसको डालेंगे। तो आज हम करेंगे ओम्स लॉ। ओम वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। ओम साइंटिस्ट का नाम था, ओम्स लॉ। और ये इम्पोर्टेंट है, लगभग आता ही आता है ये क्वेश्चन आपके पास। ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, वैसे भी इस चैप्टर में या इलेक्ट्रिसिटी को आगे समझने के लिए आपको ये टॉपिक आना ही चाहिए। ठीक है, ओम साइंटिस्ट का नाम था। ओम्स लॉ, देखिए इससे पहले एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई थी लास्ट लेक्चर्स के बीच में हमारे पास, और वो ये थी कि करंट तब तक फ्लो नहीं होता जब तक चार्जेस एक डायरेक्शन में फ़्लो ना करें। फिर बोला था कि चार्जेस तो एक डायरेक्शन में अपने आप से फ्लो नहीं करते, वो तो रैंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं। तो चार्जेस को एक डायरेक्शन में मूव कराने के लिए हमारे पास मेथड था कि आप एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करें। एक जगह पे हाई पोटेंशियल कर दे, एक जगह पे लो पोटेंशियल कर दे, चार्जेस हाई से लो की तरफ मूव कर जाएंगे। तो एक ही तरफ अगर चार्जेस सारे मूव करने लग गए तो उसकी वजह से जो इनका करंट बना, इनकी वजह से क्या बनता था? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से इलेक्ट्रिक करंट आता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने की वजह से करंट आया। मैंने इस पोटेंशियल डिफरेंस को आपको वाटर के फ्लो से आपको दिखाया था कि पानी का बहाव भी हाई पोटेंशियल वाली जगह से लो पोटेंशियल वाली की जगह पर होता है। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, जो वो वाटर वाला जो हमने केस किया था, पानी के बहाव वाला, एक पाइप है सपोज करो ये, अगर ये हॉरिजॉन्टल है, अगर ये पाइप आपके पास हॉरिजॉन्टल है तो इस टाइम पे क्या है, इधर का पोटेंशियल ये भी सेम हाइट पे है, ये भी सेम हाइट पे है, बराबर है। तो आप बोल रहे कि दोनों तरफ का पोटेंशियल बराबर है तो पानी फ्लो नहीं करता अनलेस आपने स्टार्टिंग में पानी को कुछ वेलोसिटी ना दी हो। ठीक है, शुरू में धक्का दे के पानी को भेजोगे तब तो फ्लो कर जाएगा हॉरिजॉन्टल पाइप में, वरना अपने आप से फ्लो नहीं करेगा। अब हमने क्या किया था, इस पाइप को एक जगह से थोड़ा सा ऊपर कर दिया। ठीक है, अब पानी को फ्लो कराएंगे तो आप देखेंगे कि पानी फ्लो हो रहा है। क्यों हुआ? क्योंकि एक जगह ज़्यादा हाइट पे है, एक कम हाइट पे है। तो आप बोलते हो ज़्यादा हाइट वाले के पास ज़्यादा पोटेंशियल है, लो हाइट वाले के पास कम पोटेंशियल है। तो ज़्यादा में से कम घटेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हुआ तो पानी का फ्लो ज़्यादा हो रहा है। ओके, अब मैं इस पोटेंशियल डिफरेंस को और ज़्यादा बढ़ाता हूँ। मैंने पोटेंशियल डिफरेंस इस पाइप को और इतना ज़्यादा कर दिया। आप सभी को पता है जितनी ज़्यादा हाइट से पानी आएगा उतनी ही ज़्यादा स्पीड से आएगा, है ना। ये सब तो हम लोग जानते हैं, कॉमन एक्सपीरियंस है। मतलब कि पानी के फ्लो का रिलेशन है इस पोटेंशियल से, पानी के फ्लो डिपेंड कर रहा है इस पोटेंशियल डिफरेंस पे। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है उस वाटर का फ्लो भी उतना ही ज़्यादा है। ठीक है, एक बात क्लियर है, मतलब पानी के फ्लो में और पोटेंशियल में अगर रिलेशन है, इन द सेम वे पानी के फ्लो से मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करवाया था, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो आपको बताया था। तो इन द सेम वे जैसे पानी का फ्लो उस पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड है, ऐसे ही इधर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट है इनके बीच में भी कुछ रिलेशन होती है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा आपके पास करंट फ्लो करेगा। ऐसी कुछ रिलेशन इधर भी है हमारे पास। तो ओम्स ने क्या किया, देखिए इसने क्वेश्चन ऐसे आता है, डिफाइन ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को डिफाइन करें और आगे पहुँचे, इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी आप दें कि एक्सपेरिमेंटल इसकी वेरिफिकेशन क्या है। ठीक है, तो देखिए इसको स्टार्ट करने से पहले एक टर्म मैं आपको बता देता हूँ। वो टर्म ओम्स लॉ से पहले वो टर्म आप पढ़ सकते हैं, ओम्स लॉ के बाद भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, पर पहले ही मैं उसको बता रहा हूँ। और वो टर्म है रेजिस्टेंस, या इसको जनरली इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या है, पहले इस चीज़ को समझते हैं और फिर ओम्स लॉ में आएंगे हम। ठीक है, आज का मेन टॉपिक हमारा ओम्स लॉ ही है, घुमा फिरा के हम अल्टीमेटली सीखने वाले ओम्स लॉ ही हैं।
ठीक है, और इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर 10th क्लास एंड ऑफ दिस चैप्टर। ओके, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस देखो क्या है, इसको एक कॉमन सी चीज़ से समझते हैं हम। देखिए मान लो आपके आसपास कोई सड़क बननी है, सपोज करो, ठीक है, या आपकी गली को बनाना है, तो होता क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से पैसे आते हैं, ठीक है, सपोज करो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पैसे आए सड़क बनने के लिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान लो आपको दिए कुछ मतलब कि वहाँ से भेजे मान लो 50 करोड़ रुपए, ठीक है। 50 करोड़ रुपए जब वहाँ से आते हैं तो वो आते आते बहुत जगह से, बहुत सारी फाइलों से गुजरते गुजरते यहाँ तक पहुँचते हैं, ठीक है। और आप सभी को पता है अपना इधर इंडिया में कि क्या कैसा काम होता है, ठीक है, कैसा मटेरियल लगता है सड़कों में, एक दिन बना गए दूसरे तीसरे दिन टूटी फूटी मिलती है आपको, है ना। तो होता क्या है कि जो वो 50 करोड़ वहाँ से चले हैं, वो जब बहुत सारे लोगों के पास पहुँचते जाएंगे तो होता क्या है, वो कुछ कुछ पैसे अपने लिए भी रख लेते हैं, ठीक है। जो सबसे जो ऊपर जो ऑफिसर है उसके पास गया, उसने कुछ पैसे अपने लिए रख लिए, नीचे वालों ने अपने लिए रख लिए, और नीचे तक आते आते बहुत कम पैसे आपके पास पहुंचते हैं, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, वो ख़राब मटेरियल ला के लगा देते हैं अपने पैसे बचाने के लिए। कोई आप लोग RTI वगैरह की भी इतनी जानकारी रखते हैं नहीं, है ना। वैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार है अभी हमें, चलो उस पर कभी बाद में बात करेंगे। तो हुआ क्या, 50 करोड़ रुपए चले थे, रास्ते में आते आते ख़त्म होते होते मान लो 1 करोड़ रुपए यहाँ पे पहुँचे, और उसकी उन्होंने ख़राब मटेरियल सा लगा के सड़क बना दी, ठीक है। तो 50 करोड़ चले थे और बीच में ख़त्म होते गए, कहाँ ख़त्म हो रहे हैं, जो ये चैनल था जिसके थ्रू वे 50 करोड़ रुपए आ रहे थे, वे यहाँ पे ख़त्म होते आ गए। इसलिए देखिए आजकल वो एक ऐसी जो भी योजना आ रही है वो लगभग ऐसे आ रही है कि डायरेक्ट खाते में ट्रांसफ़र हो। जैसे आपको कोई सिलेंडर वगैरह लेते हैं या किसानों के लिए कोई योजना आती है, तो पैसे डायरेक्ट खाते में आते हैं आजकल, सब्सिडी वाले, है ना। तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि बीच में किसी के पास नहीं जाएंगे तो वहाँ पे ख़त्म होने के चांसेस कम होते हैं। तो जैसे वो पैसे वहाँ से आते आते रास्ते में आके ख़त्म हो रहे हैं, इन द सेम वे जब इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक चार्जेस वायर के अंदर फ्लो हो रहा होता है, तो उनको भी बहुत सारी रुकावटें सहनी पड़ती है, ठीक है। उन सभी रुकावटों की वजह से उनके फ्लो में भी दिक्कत आती है। जैसे पैसों के फ्लो में दिक्कत आ रही थी, इन द सेम वे आपके पास जो चार्जेस मूव करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस देने के बाद भी उसमें भी दिक्कत आती है, ठीक है। कोई भी काम 100% तो होता नहीं, जितने चार्जेस यहाँ से चले सारे उस तरफ नहीं पहुँचते हैं आपके पास, ठीक है। बीच में देखिए इस चीज़ को समझते हैं कैसे। मान लो ये आपके पास एक वायर है, ठीक है, मान लो ये एक वायर है, ओके। अब हमने क्या किया, इधर एक सेल लगा के एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। ये डिस्कस हो चुका है कि सेल को पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपके पास नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करते हैं ये डिस्कस हो चुका था हमारा। इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव की तरफ खींचे चले जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज उनको खींचता है। तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव इधर करना है। एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता, करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन ये वाले कौन से होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसा नहीं कि हर एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है, बस वैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं आपके पास। व्हाट आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यू ऑलरेडी लर्न दैट इन योर 9th क्लास। एटम होता है, एटम का ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चारों तरफ घूम रहे होते हैं इस ऑर्बिट्स के अंदर, इस तरीके से, है ना। तो जो सबसे लास्ट वाली ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, बस वे मूव कर सकते हैं इस तरीके से, और वो भी बस मेटल्स के अंदर, कंडक्टर्स के अंदर, ठीक है। तो इन सबसे लास्ट वाली जो सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। तो ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव्स, ये अंदर वाले मूव नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है, और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होती है, तो ये उनको बिल्कुल खींच के रखता है पास वाले इलेक्ट्रॉन्स को। पास वाले इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर सकते। मूव कौन करते हैं, जो दूर वाले हैं, क्योंकि दूर वालों पे इस पॉजिटिव चार्ज की पकड़ कम है, इसकी अट्रैक्शन दूर वालों पर कम है, तो वो इजीली भाग सकते हैं यहाँ से। पास वाले भाग नहीं सकते, ओके। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये दूर वाले जो वैलेंस वाले हैं वे मूव करते हैं, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन को इसने खींचा, ये इस तरफ जब भाग रहा था, तो भाई ये जो वायर है, मान लो कॉपर का वायर है, तो कॉपर का वायर कोई भी चीज़ एटम से मिलके बनी है।
एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं हालांकि, पर एटम से मिलकर बनी है, तो इधर ये एटम्स भी होते हैं आपके पास, एक दो नहीं, एटम भी करोड़ों और वो होते हैं आपके पास, इलेक्ट्रॉन उनसे भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये जैसे कॉपर के क्या आ गए एटम्स, या कॉपर जरूरी नहीं है, जिस भी चीज़ का ये आप वायर लिए होंगे उसी के एटम होंगे वो आपके पास। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से भागा इस पॉजिटिव चार्ज के खींचने की वजह से, तो भागने की वजह से अब इसकी कोई आंखें तो होती नहीं कि ये अपने आप को बचाता चले, इसको तो सीधा ही भागना है इस तरफ। तो जब ये सीधा भागता हुआ तो कोई ना कोई एटम इसके रास्ते में ज़रूर आएगा, करोड़ों अरबों अगर एटम्स है उधर, जैसे मान लो अगर एक मेला भरा हुआ है, जैसे कुंभ का मेला है, 15-20 लाख लोग उधर हैं, और आप आँख मीच के भागो तो किसी न किसी से तो टक्कर होती रहेगी, लगातार होती रहेगी, है ना भाई। आँख मीच के भागने में तो यही है, आप तो सीधा भागोगे, किसी से टक्कर हो जाएगी। तो इन द सेम वे इलेक्ट्रॉन जैसे ही भागा आया तो एक एटम से टकरा गया, जैसे ही टकराया, टकराने की वजह से जैसे बॉल किसी दीवार से टकराने के बाद वापस चली जाती है इधर उधर, तो ये भी इधर वापस इलेक्ट्रॉन इस तरफ भाग गया। पर क्या इसने खींचना बंद किया? नहीं, ये तो अभी भी खींच रहा है। इसने फिर इसको अपनी तरफ खींचा तो इलेक्ट्रॉन फिर उस तरफ भागा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फिर इस तरफ भागा तो फिर किसी एटम से टकरा गया, क्योंकि भाई लाखों लोग हैं उधर, एटम से टकराया तो ये फिर और कहीं चला गया, मान लो इधर चला गया, इसको फिर इधर खींचा, फिर किसी से टकरा गया, कभी इधर चला गया, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, इस तरीके से करता करता ये इधर पहुंचता है। ठीक है, तो चार्जेस के फ्लो में इस टकराने की वजह से, टकराएंगे जरूर, ठीक है, एटम तो होंगे ही भाई, हर मटेरियल में एटम होंगे ही होंगे, एटम को थोड़ी ना हटा सकते हैं, एटम के मिलने से ही तो हर चीज़ बनी है। ओके, तो एटम जरूर होंगे हर मटेरियल के अंदर, और हर मटेरियल के अंदर अगर एटम है तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो टकराएंगे भी। अगर इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे तो उनके मोशन में तो दिक्कत आ रही है ना। एक तो भाई कोई आदमी रेस हो रही है, ठीक है, एक तो मेरे को यहाँ से उस दीवार तक सीधा भाग के जाना हो, और एक बीच में यहाँ पे करोड़ों आदमी हो और उनको क्रॉस करके जाना हो। ठीक है, तो कौन से वाला आसान है? सीधे भागने वाला आसान है ना। तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर सीधा जाना होता तो अच्छी बात थी, कोई रुकावट नहीं थी, पर इन एटम्स की वजह से इस इलेक्ट्रॉन के मोशन में दिक्कत आ रही है। अगर चार्जेस के फ्लो में दिक्कत आई, चार्जेस के फ्लो में दिक्कतें आई, तो चार्जेस का फ्लो तो करंट बनाता था, मतलब कि करंट में दिक्कत आई है ना। तो और मैंने बोला ये हर मटेरियल के साथ होता, चाहे कोई हो, चाहे कंडक्टर हो, नॉन कंडक्टर हो, एलॉय हो, कुछ भी हो। ओके, कोई भी मटेरियल हो उनमें एटम जरूर होंगे और इलेक्ट्रॉन्स उनसे जरूर टकराएंगे, तो उनके फ्लो में दिक्कत आएगी। इस फ्लो में दिक्कत आने को ही इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोला जाता है। रेजिस्ट मतलब रोकना, रुकावट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या है? किसी भी मटेरियल की, कोई भी मटेरियल हो, किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ही बोल दी क्योंकि ये हर मटेरियल के अंदर होती है। ठीक है, ये किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है अपने अंदर से चार्जेस के फ्लो को रोकने की। ठीक है, किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है अपने अंदर से चार्जेस के फ्लो के रोकने की। तो कैसे डिफाइन करोगे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्रॉम इट। अपने अंदर से इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो को रोकने की प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हाँ, मैंने ये बोला कि होगी जरूर सबके पास, पर किसी के पास रोकने की प्रॉपर्टी कम है, किसी के पास रोकने की प्रॉपर्टी ज़्यादा है। ओके, सो ये आया हमारे पास। आगे चलते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटीरियल, कोई भी मटीरियल हो सकता है, ऑफ ए मटीरियल टू रजिस्ट मतलब रोकना, टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू इट। अपने अंदर से इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो को रोकने की प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल की क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ठीक है, कोई भी मटेरियल हो। तो ये किसी के लिए ज़्यादा वैल्यू रखती है, मतलब कोई मटेरियल ज़्यादा रोक लेता है, कोई मटेरियल कम रोक लेता है। तो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस मटेरियल आपके दो या मतलब तीन तरीके के होते हैं वैसे तो।
एक होता है कंडक्टर, एक होता है नॉन कंडक्टर। ओके, कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर कम रोकता है चार्जेस को। कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी तो है, रेजिस्टेंस जरूर है कंडक्टर के पास भी, पर कंडक्टर्स कम रोकता है। कंडक्टर अगर चार्जेस को कम रोकेगा, मतलब रुकावट कम है, तो चार्जेस इजीली फ्लो कर रहे हैं, इजीली फ्लो कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट इजीली बनेगा। चार्जेस का फ्लो ही तो करंट बनाता है ना। और नॉन कंडक्टर में आपके पास क्या है, नॉन कंडक्टर ज़्यादा रोकता है चार्जेस को, ठीक है। अगर वो ज़्यादा ही रोक लेगा तो बहुत कम ही फ्लो करते, एक्चुअली में फ्लो ही नहीं करते। ओके, अगर फ्लो नहीं करेंगे आपके पास तो करंट फ्लो नहीं करेगा, चार्जेस ही फ्लो नहीं करें तो करंट नहीं बनेगा। तो कंडक्टर्स की अगर बात करें, कंडक्टर्स वे मटेरियल होते हैं जिनका रेजिस्टेंस कम होता है, जो अपने अंदर से चार्जेस को जाने देते हैं। कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस जो होता है, कंडक्टर्स रेजिस्टेंस इज लेस देन ऑफ इंसुलेटर्स, इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर्स। भाई कंडक्टर नॉन कंडक्टर तो पढ़े हुए हैं आपने। कंडक्टर वे मटेरियल होते हैं जो अपने अंदर से करंट को जाने देते हैं, नॉन कंडक्टर वे मटेरियल होते हैं जो अपने अंदर से करंट को नहीं जाने देते, ठीक है। कंडक्टर जैसे जितने भी मेटल है लगभग सारी आपके पास कंडक्टर है, जैसे कि सिल्वर, कॉपर, आयरन, ठीक है। तो सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है, फिर आपके पास एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ये सब है। ओके, ठीक है। ओके, तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर से कम होता है, नॉन कंडक्टर का ज़्यादा होता है। रेजिस्टेंस का क्या मतलब था, चार्जेस के फ्लो को रोकना। जो ज़्यादा चार्जेस के फ्लो को रोकेगा उसमें करंट कम फ्लो होगा, और जो कम चार्जेस को रोकेगा वो उसमें करंट अच्छा फ्लो होएगा। ओके, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में आया सभी को। इट इज़ किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है चार्जेस के फ्लो को रोकने की। अब इसको मेज़र कैसे किया जाता है, दिक्कत यहाँ आई कि कैसे मेज़र करें। भाई पता तो चल गया कि कोई भी मटेरियल अपने अंदर से चार्जेस के फ्लो को रोकता है, इतना पता चल गया था। अब कितना कोई मटेरियल चार्जेस के फ्लो को रोकता है ये पता करना था। अब इसको पता करने के लिए फिर आया था हमारे पास ओम्स लॉ, ठीक है। एक बात और, कोई भी मटेरियल हो उसके पास रेजिस्टेंस जरूर है, ठीक है। कोई भी मटेरियल हो उसके पास रेजिस्टेंस जरूर है। तो जब भी कोई कंडक्टर हो, कंडक्टर के पास मैंने बोला रेजिस्टेंस तो जरूर होगा। कोई भी मटेरियल हो उसके पास रेजिस्टेंस जरूर है। तो कंडक्टर प्लस रेजिस्टेंस, इसको एक वर्ड दिया गया रजिस्टर। इसको क्या वर्ड दिया, रजिस्टर। लास्ट लेक्चर में इसका एक सिंबल पढ़ा था हमने। इसका सिंबल या फिर रेजिस्टेंस का सिंबल, दोनों का सिंबल मैंने कुछ इस तरीके का आपको बताया था, है ना। रजिस्टर या रेजिस्टेंस का सिंबल। तो रजिस्टर, रेजिस्टेंस और लगा आपके पास कंडक्टर के लिए। मैंने बोला ना कोई भी कंडक्टर हो रेजिस्टेंस जरूर होगा। तो जैसे आपको कभी बोल दिया कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाओ जिसमें एक इलेक्ट्रिक फैन लगा। अब पंखा तो बनाने नहीं बैठोगे, तो उसकी जगह आप ये दिखा सकते हो कि एक इलेक्ट्रिक फैन को आपने ऐसा दिखा दिया, क्योंकि कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है, उस फैन का भी रेजिस्टेंस होगा। आदमी की खुद की बॉडी का लाखों ओम रेजिस्टेंस होता है। ओम आगे जाके देखेंगे रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। ओके, तो आपको बोल दिया जाए कभी एक सर्किट बनाओ जिसमें इलेक्ट्रिक प्रेस लगी है या इलेक्ट्रिक आयरन लगी है या फिर आपके इलेक्ट्रिक फैन लगा है, ठीक है, ऐसे कुछ भी दे दिया जाए, तो उनको बनाने की बजाय इलेक्ट्रिक मोटर लगी है, कुछ भी, उनको बनाने के बजाय आप ऐसा सिंबल बना सकते हैं रजिस्टर का, और वो आपके पास अंडरस्टूड है कि वही चीज़ लगी हुई है। ओके, ऐसे शो कर देते। तो रजिस्टर किसको बोलते हैं, कोई भी कंडक्टर जिसका कुछ रेजिस्टेंस हो, ठीक है। ओके, मतलब कंडक्टर वर्ड लगा है, कंडक्टर लगा है मतलब करंट को जाने तो देगा पर कुछ कुछ रजिस्ट करके जाने देगा, ये मतलब है। ओके, तो अब मेन क्वेश्चन उठा कि रेजिस्टेंस पता चल गया कि कोई भी मटेरियल रोकता है चार्जेस के फ्लो को, पर कितना रोकता है ये कैलकुलेट करने के लिए ओम्स लॉ आया था आपके पास। ओम्स साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है। ओम्स ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। ये एक्सपेरिमेंट आप लैब में कर सकते हैं, अगर लैब खुलती है तो ज़रूर करेंगे, ठीक है। ओम्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के बेस पे उसने कैलकुलेट करना बताया कि कैसे कैलकुलेट आप कर सकते हो कि कौन सा मटेरियल कितना चार्जेस के फ्लो को रोकता है, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ वीडियो चल रही है या नहीं, ये रुक जाती है बीच बीच में, अभी तक चल रही है। ओके,
ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, डिफाइन ओम्स लॉ और इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दो कि उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया जिसके बेस पे आपको ये सब पता चला जो ओम ने बोला। ठीक है, तो इसके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पे आ रहे हैं, जो इसने एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल देखिए उसने क्या क्या लिया, उसने एक सर्किट लिया। ठीक है, उसने क्या लिया, एक सर्किट लिया, उसके अंदर उसने देखिए आपके पास वैसे उसने 2-3 सेल ले लिए, उसमें उसने क्या यूज़ किया, इलेक्ट्रिक सेल लिए, एक नहीं लिया 3-4 इलेक्ट्रिक सेल उसने लिए, लगभग मान लो हम ले लेते हैं 4 इलेक्ट्रिक सेल उसने लिए, 4 आगे लिख सकते हो, 4 इलेक्ट्रिक सेल लिए और सपोज करो हर एक को ईच ऑफ 1.5 वोल्ट। ठीक है, जैसे 1.5 वोल्ट के 4 सेल ले लिए। ओके, 1.5 वोल्ट जो घरों में जो रिमोट के अंदर आप सेल डालते हो या जो घर वाली जो घड़ी होती है जो दीवारों पे लगाते हो उसके अंदर जो सेल डलता है छोटे वाला वो आपके पास 1.5 वोल्ट का होता है। ठीक है, देख लेना कभी उस पर पढ़ के, उस पर लिखा रहता है। ओके, उसने 3-4 सेल ले लिए। दूसरा उसने क्या किया, एक रेजिस्टेंस वायर लिया, ले लिया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस वायर आपके पास नाइक्रोम का बना हुआ था, नाइक्रोम। ठीक है, मतलब कि एक रेजिस्टेंस ले लिया, रेजिस्टेंस वायर भी नहीं, एक रेजिस्टेंस ले लिया, नाइक्रोम का वायर था। ठीक है, नाइक्रोम एक एलॉय होता है, ये क्या है आपके पास, एक एलॉय किसको बोलते हैं, एलॉय बनता है 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स को आपस में मिला दो। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स को आपस में मिला दो तो उनकी जो कम्बिनेशन बनती है, मिलाने का भी तरीका होता है, ऐसे नहीं कि आके जो रस्सी से बांध दिया, ऐसा नहीं, मिला दिया रिएक्शन करके, उनको मिला दिया तो जो रिजल्टेंट सब्सटेंस बनता है उसको एक एलॉय बोलते हैं उन मेटल्स का। ठीक है, उन मेटल्स का एलॉय बनता है, इसकी प्रॉपर्टीज उनसे डिफरेंट होती है। उन सारी मेटल्स जो मिलाई है उनकी प्रॉपर्टी तो रखता है, उनसे अलग भी कुछ ये प्रॉपर्टीज रख लेता है। ठीक है, एलॉय भी आप पहले कर चुके हो, मेटल नॉन मेटल चैप्टर जब आपने किया था। तो नाइक्रोम भी एक एलॉय है, ये बनता है आपके पास निकल, क्रोमियम, आयरन और मैग्नीज, इन सब को मिला के नाइक्रोम आपके पास बनती है। ठीक है, तो कई सारी मेटल्स, 4 मेटल्स को मिला के नाइक्रोम बना है। ओके, ये एक एलॉय है। तो उसने एक एलॉय को रेजिस्टेंस की तरह यूज़ किया है, मतलब एक अलग वायर की तरह यूज़ किया है। ठीक है, उसने एक प्लग की ली, मैं सारी चीज़ अलग से बता रहा हूँ आपको, ऐसे अलग से बताने की जरूरत नहीं है, पर आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। उसने एक प्लग की या स्विच लिया, जो हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, प्लग की क्या होती है। सेल हो गया, रेजिस्टेंस वायर हो गया, प्लग की होगी। ठीक है, उसने एमीटर लिया, एमीटर किस काम आता है भाई, एमीटर किस काम आता है, एमीटर करंट को मेजर करने के काम आता है, और हमको याद है कि इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। और एक वोल्ट मीटर लिया, वोल्ट मीटर किस काम आता है भाई, वोल्ट मीटर काम आता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए या वोल्टेज को मेजर करने के लिए। ठीक है, और इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, वी नो दैट। ओके, इसको हम जानते हैं, ऐसा जानते हैं हम। ठीक है, स्टार्ट करें। अब देखिए उसने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इन सब चीज़ों को जोड़ा। उसके लिए देखिए बना लेते हैं। मान लो उसने पहले एक सेल कनेक्ट किया, बुक में सारे के सारे सेल एक ही बार में दिखाए हैं, मैं अलग अलग करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, एक सेल लिया, ये वो सेल का सिंबल बस इतना ही होता था, इससे वो प्लग की लगा ली, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। प्लग की के बाद यहाँ जाके ये वो रेजिस्टेंस वायर है नाइक्रोम का। ठीक है, ये क्या है, नाइक्रोम का वायर। अगर ऐसे नहीं दिखा रखा तो बुक के हिसाब से दिखा लेते हैं, क्या है आपके पास, इसको थोड़ा सा ऐसे दिखा देता हूँ, थोड़ा सा डार्क करके दिखा देता हूँ। ठीक है, एक अलग से, ये वाला तो कॉपर वाला वायर है, ये नॉर्मल वायर होता है, इसका रेजिस्टेंस एकदम आप मना ही कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
इसका कुछ रेजिस्टेंस होता है। नाइक्रोम का वायर, ये क्या लिया आपने, नाइक्रोम वायर। ओके, इसकी जगह बल्ब वगैरह भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको देखिए, आपने सेल यूज कर लिया एक 1.5 वोल्ट का, ये कितना है 1.5 वोल्ट का सेल है, V इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट। आपने रेजिस्टेंस वायर भी यूज कर लिया, आपने प्लग की भी यूज कर ली, बचा है एमीटर और वोल्ट मीटर। एमीटर को कहाँ लगाते थे, आपको याद है सीरीज में। सीरीज किसको बोला जाता था, डायरेक्ट कनेक्शन को। अगर लास्ट लेक्चर आपने देखा है तो डायरेक्ट कनेक्शन में मैंने एमीटर को कनेक्ट करके दिखाया था कि ऐसा डायरेक्ट एमीटर जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये एमीटर जोड़ दिया। बैटरी का पॉजिटिव एमीटर के पॉजिटिव से जुड़ता है, बैटरी का नेगेटिव या सेल का नेगेटिव एमीटर के नेगेटिव से जुड़ता है। ठीक है, इतना हो गया। ओके, बच गया कौन, वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर हरदम रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगाया जाता है और वोल्ट मीटर हरदम ही पैरेलल में लगता है। अगर आपको लास्ट लेक्चर याद है तो वोल्ट मीटर भी मैंने लगा के दिखाया था आपको कि वोल्ट मीटर का पैरेलल में लगाया जाता है उस रेजिस्टेंस वायर के। ये लगा लिया। आप इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का वोल्ट मीटर आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। और वोल्ट मीटर में भी बताया था सेल या बैटरी के पॉजिटिव से वोल्ट मीटर का पॉजिटिव, सेल या बैटरी के नेगेटिव से वोल्ट मीटर का नेगेटिव, ऐसे कनेक्ट होते हैं। हो गया सब कुछ कनेक्ट। ठीक है, ये उसने एक सर्किट लिया। फिर उसने क्या किया, उसने एक टेबल बनाई। उसने क्या किया, एक टेबल बनानी स्टार्ट करी। टेबल में उसने इस तरफ तो वोल्टेज नोट करी कि मैं कितनी वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ। और ये कैसे पता चले, सेल से नहीं पता चलता वो। ठीक है, वो पता चलता है, ये वोल्ट मीटर बताएगा आपको टर्मिनल्स ए और बी के बीच में। ठीक है, कौन बताएगा, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक डिवाइस था ना जो कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा था, तो वोल्ट मीटर बताएगा कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके, तो यहाँ पे इस टेबल में उसने इस जगह क्या नोट किया, पोटेंशियल डिफरेंस। इस जगह क्या नोट किया, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको V से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट में। इस जगह इसने ये नोट किया। भाई कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट की रीडिंग्स तो नोट करी जाती है ना। एक्सपेरिमेंट की रीडिंग नोट करी जाती है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया है, क्या चीज़ आपने देखी, तो वो नोट कर रहा था वो इधर। इस साइड उसने एमीटर की रीडिंग नोट करी। एमीटर क्या मेजर करता है, करंट। तो इस साइड उसने देखा कि करंट कितना आ रहा है। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो इधर उसने करंट को एम्पियर में मेजर करना स्टार्ट किया। उसने 2-4 रीडिंग लेनी थी। वो देख रहा था कि बाहर से पैसे कितने भेजे और यहाँ पे सड़क बनने में कितने लगे हैं। ठीक है, बाहर से 50 करोड़ रुपए आए और सड़क बनने में कितने लगे, तो इससे ये पता चल जाएगा बीच में कितने ख़त्म हो गए। और बीच में वो ख़त्म होना ही तो रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, दोबारा से वहाँ से 50 करोड़ रुपए चले तो वो उसने देख लिया, यहाँ से 50 करोड़ चले, यहाँ के लगे उसने देखा 1 करोड़, तो कितने खत्म हो गए, 49 करोड़। तो पता चल जाता है ना ऐसे ही। तो इन द सेम वे वो क्या कर रहा था, पोटेंशियल मैंने कितना अप्लाई किया, V, उसकी वैल्यू वो देख रहा था। और फिर ये देख रहा था उसकी वजह से करंट कितना आया, वो चेक किया उसने। तो इससे पता चल गया कि भाई रेजिस्टेंस कितना रहा है। ओके, ठीक है। तो उसने क्या देखा, 1.5 वोल्ट का आपने सेल लिखा है। मैं आपको बता देता हूँ, बुक में ऐसा कुछ नहीं दे रखा है कि 1.5 वोल्ट का लगाया है, 2 वोल्ट का, 4 वोल्ट का, कुछ भी हो सकता है। मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ओके, तो उसने देखिए क्या किया, 1.5 वोल्ट का एक सेल लगाया। क्या लगाया, 1.5 वोल्ट का एक सेल लगा लिया। तो सपोज करो, चलो हम इसको इवन ले लेते हैं, सपोज करो 2 वोल्ट का ले लेते हैं। ठीक है, पॉइंट्स में क्यों जाना, जब कुछ भी ले सकते हैं तो आप। तो 2 वोल्ट के उसने 4 सेल ले लिए थे। 2 वोल्ट का कर लो, इजी पड़ेगा। ओके, उसने एक 2 वोल्ट का सेल लगाया। कितने का लगाया, 2 वोल्ट का। ऐसे रीडिंग ऐसे लेते हैं, यहाँ पे हम सीरियल नंबर लिख लेते हैं। उसने फर्स्ट रीडिंग नोट करी। रीडिंग में उसने क्या नोट किया कि वोल्टेज मैंने 2 वोल्ट की अप्लाई करी। वोल्टेज कितने की अप्लाई करी, 2 वोल्ट की। स्विच को ऑन किया, यहाँ से करंट पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव से या सेल के पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, लास्ट क्लास में डिस्कस हो चुका है। करंट ऐसे गया, ए और बी के बीच में चार्जेस मूव करे होंगे। ए और बी के बीच में चार्जेस मूव करें तो चार्जेस को मूव कराने में जितना वर्क डन हुआ वही पोटेंशियल डिफरेंस होता था, तो वो वोल्टेज मीटर ने मेजर कर दिया। फिर करंट यहाँ से जाता जाता एमीटर तक पहुँचा और एमीटर ने उस करंट को मेजर कर दिया। तो उसने क्या देखा, वो ये प्रैक्टिकल है, मैं अपने तरफ से नहीं बना रहा, प्रैक्टिकल में उसने क्या देखा वो चीज़ें कर रहे हैं हम। ओके, तो
2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने की वजह से सपोज करो करंट आया 1 एम्पियर, ठीक है, सपोज करा है मैंने, मैं कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा, सपोज करो करंट आया 1 एम्पियर, एग्जैक्ट इसके बराबर नहीं दिया अभी मैंने, सपोज करो करंट आया 1 एम्पियर। फिर उसने क्या किया, एक रीडिंग तो होगी और तो कुछ इसमें कुछ कर नहीं सकता था। फिर उसने क्या किया, 1 वोल्ट 2 वोल्ट के 4 सेल थे ना, अब उसने अभी तक तो 2 वोल्ट अप्लाई किया था, वो 4 वोल्ट अप्लाई करके देखेगा। तो उसने क्या किया, दूसरा सेल भी इसके साथ कंबाइन कर दिया, और कॉम्बिनेशन मैंने बताई थी, इसका नेगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव से जुड़ेगा और फिर नेगेटिव, इस तरीके से बैटरी बनती है। तो ये पॉजिटिव बन जाता है, ये नेगेटिव। अब कितने का हो गया ये, 4 वोल्ट का, 2 वोल्ट के सेल जुड़ गए तो 4 वोल्ट का। लास्ट टाइम पे बताया था कि सेल जब जुड़ेंगे तो वोल्टेज ऐड हो जाती। तो उसने दूसरी रीडिंग ली, उसने फिर से देखा, उसने क्या किया था, अभी बंद कर दिया था और फिर 2 सेल कनेक्ट कर दिए थे और फिर से चला के देखा, ठीक है। उसने क्या देखा, अब की बार मैंने कितनी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, 4 वोल्ट का, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस उसने बढ़ा दिया, सेल की पावर बढ़ा के, ठीक है। 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो अभी जैसे मैंने बताया था ना, पाइप में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ रहा था, वाटर का फ्लो भी बढ़ रहा था पाइप में, ठीक है। इन द सेम वे करंट बढ़ेगा जरूर, पर उसने देखा कि करंट मान लो बढ़ तो गया पर 2 एम्पियर हो गया, इस जितना नहीं बढ़ा जितना अप्लाई किया। भाई हरदम ऐसा ही होता है, 50 करोड़ चले बीच में खत्म जरूर होंगे, ऐसा इंडिया में होता ही नहीं कि 50 करोड़ चले सारे के सारे 50 करोड़ लग गए। देखा है क्या आपने कभी ऐसा कोई काम होता है घर के आसपास, कभी देखा करो, ठीक है, आवाज भी उठाया करो। तो उसने 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और करंट 2 एम्पीयर आया। फिर थर्ड केस में उसने क्या किया, उसके पास एक और सेल था, उसने वो सेल भी लगा के बैटरी को और बढ़ा दिया। तो वो तीसरा सेल भी लगाया, सेल लगाना मैं बता चुका हूँ, इसके नेगेटिव से अगले का पॉजिटिव जुड़ेगा फिर नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव हो गया, ओके। अब कितने का सेल हो गया, 2 2 2 2 और 2 4 और 2 6, 6 वोल्ट का सेल हो गया। उसने फिर से देखा कि मैंने अब की बार 6 वोल्ट, मान लो 2 करोड़ रुपए भेजे थे, काम हुआ 1 करोड़ का, 4 करोड़ रुपए भेजे थे, काम हुआ 2 करोड़ का, बीच में मैं 2 करोड़ खा लिए। अब इसने 6 करोड़ भेजे तो उसने देखा काम हुआ बस 3 करोड़ का, बीच में खा लिए फिर से। ऐसे ही करके फिर लास्ट केस में उसने क्या किया, चारों के चारों अपने सेल कनेक्ट कर लिए, तो 2 4 6 8 हो गया, अब की बार 8 वोल्ट अप्लाई किया और उसने काम देखा, हुआ बस 4 वोल्ट, ठीक है, 4 करोड़ का। इस तरीके से एक्सपेरिमेंट होता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि रीडिंग यही आएगी, जब हम लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको दिखाएंगे कि क्या रीडिंग्स आती है, वहाँ पे डिपेंड अलग तरीके की रीडिंग आती है, पर हाँ ट्रेंड इसी तरीके का रहता है कि ये बराबर नहीं होते, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होते हैं, ओके, समझ में आया। अब देखिए ये बात समझ में आई, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट। यहाँ से देखो पोटेंशियल डिफरेंस 2 था तो करंट 1 एम्पियर था, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा है, 2 से 4 किया है तो करंट भी बढ़ा है, 1 से 2 हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस 4 से भी 6 हो गया तो करंट बढ़ा है, 3 हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस 6 से 8 हो गया तो करंट बढ़ा है, 4 हो गया। मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ा रहे हो तो करंट बढ़ जरूर रहा है, ठीक है। यहाँ पे पाइप में भी देखा था कि अगर आप पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, एक बार मैं देख लेता हूँ वीडियो तो ना गई, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे वाटर वाले केस में भी बढ़ा रहे थे तो पानी का जो करंट था, जो पानी का फ्लो था वो बढ़ जरूर रहा था। इन द सेम वे यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से करंट बढ़ जरूर रहा है, पर इक्वल अमाउंट में नहीं बढ़ रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि जितना पोटेंशियल है उतना ही करंट, ऐसा नहीं कि 4 वोल्ट का पोटेंशियल है तो 4 एम्पियर करंट नहीं दिख रहा है इधर, 6 का आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है तो 6 का करंट नहीं दिख रहा। पर एक बात तय है कि बढ़ रहा है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। इसको कोई एक वर्ड था मैथमेटिकल वर्ड, वो अभी आ जाएगा आपके दिमाग में। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा तो करंट भी बढ़ रहा है, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस पर करंट डिपेंड करता है और डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है। ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। डायरेक्ट डिपेंडेंस इसको बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यही उसने इससे ऑब्जर्वेशन निकाली, इस टेबल से उसने क्या ऑब्जर्वेशन निकाली कि पोटेंशियल डिफरेंस पर करंट डायरेक्टली रिलेटेड है। तो उसने यहां से ओम्स लॉ की स्टेटमेंट दी, ओम्स लॉ ने अपनी स्टेटमेंट दे दी इस एक्सपेरिमेंट से। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, अच्छा एक बात और,
इस एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर वगैरह चेंज उसने जीरो माना है, उसने ये नहीं माना कि टेम्परेचर कुछ चेंज हुआ है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे कर रहा था, पूरे दिन एक जैसा टेम्परेचर था, मतलब जब तक वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ऐसा नहीं कि 25 से 50 डिग्री हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो कीपिंग टेम्परेचर कॉन्स्टेंट उसने ये एक्सपेरिमेंट किया है। ओके, टेम्परेचर के चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है एक्चुअली में, वो बाद में आएगा आपके पास। तो उसने ओम्स लॉ क्या बोलता है, द करंट फ्लोइंग अक्रॉस ए कंडक्टर, ये नाइक्रोम का वायर था इधर, और कोई कंडक्टर भी हो सकता है, अक्रॉस ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द potential difference applied to the potential difference apply across its ends by keeping temperature constant, by keeping टेम्परेचर की फुल स्पेलिंग लिख लेना, बाय कीपिंग द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट। ठीक है, बाय कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। देख लेता हूँ वीडियो में यहाँ तक का दिख रहा है या नहीं, वीडियो में शायद दिख रहा है। ओके, बाय कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। ओके, समझ में आया भैया आप लोगों को इतना? इसको समझाता था, करंट फ्लोइंग अक्रॉस ए कंडक्टर, जो इसके अंदर ये करंट फ्लो हो रहा है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट रिलेटेड है किसके, जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है इस कंडक्टर के दोनों एंड की तरफ। ठीक है, यही तो बात हुई थी, जितना पोटेंशियल डिफरेंस आप बढ़ा रहे हो करंट भी बढ़ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस घटा दोगे तो करंट घट जाएगा। मतलब कि एक दूसरे के डायरेक्ट रिलेशन है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है। तो किस पर डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट आता था, तो करंट किस पर डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस पे। कैसा डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है, इसको बोलते हैं डायरेक्टली रिलेटेड। ओके, तो बाय कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, ये एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के किया गया था। दिस वाज द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, ये एक्सपेरिमेंट उसने किया था अपने लॉ को वेरीफाई करने के लिए। अभी आगे है, ओम्स लॉ भी पूरा नहीं हुआ है। ओके, ओम्स लॉ में आगे अब इसने इसको मैथमेटिकल फॉर्म दी। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म दी। मैथमेटिकल क्या बोला, अभी जो इसने ये वर्डिंग में बोला ना, ये इसने इधर बोला कि आपके पास करंट जो है फ्लो कर रहा था, जो कंडक्टर्स के एंड के अक्रॉस, कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली रिलेटेड है पोटेंशियल डिफरेंस के। तो ये भी ओम्स लॉ की ही है। ये स्टेटमेंट वाइज है, ये आपने थ्योरेटिकल बोल दिया और ये आपने मैथमेटिक्स दिखा दिया। करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर इज डायरेक्टली, ये आपको पता है ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है। आप 9th क्लास में न्यूटन्स लॉ में भी ये कर चुके हैं, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, है ना, वहाँ पे कर चुके हैं। तो करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते थे, करंट को I को। यही तो बात लिखी है जो इधर बोला गया था, है ना। अब आप सभी को पता है जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कोई कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट क्यों आता है ये पता है क्या आपको? अब देखिए क्या होता था कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है तो करंट बढ़ रहा है, पर कितना बढ़ रहा है ये नहीं पता आपको। पर या तो 1 गुना बढ़ रहा है या 2 गुना बढ़ रहा है या आधा बढ़ रहा है तो कोई वैल्यू ही है ना। तो वो वैल्यू 1 गुना 2 गुना 3 गुना आधा या 1/4 तो है तो वैल्यू, तो वो कांस्टेंट वैल्यू है। कितना बढ़ रहा है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसलिए प्रोपोर्शनलिटी जब भी हटती है तो कोई कांस्टेंट आता है। ठीक है, आपको नहीं पता कि एग्जैक्ट कितना बढ़ रहा है, तो जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो आपके पास क्या आता है, एक कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को नाम दिया गया R, जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। V एज इट इज। प्रोपोर्शनल को जब भी इक्वल में लिखना होता है, क्योंकि प्रोपोर्शनल का आपको ये नहीं पता है कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है। ठीक है, प्रोपोर्शनल में आपको बस ये पता है कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है ये नहीं पता।
तो वो कितना बढ़ रहा है, वो 1 गुना भी हो सकता है, 2 गुना भी हो सकता है, 3 गुना भी। 1 गुना होना तो 1 से गुना करते हो, 2 गुना हुआ तो 2 से गुना करते हो, 3 गुना हुआ होता तो 3 से गुना करते, आधा हुआ होता तो 1/2 से गुना करते, है ना। तो है तो कोई कांस्टेंट वैल्यू ना, जब भी इक्वल लगाते हो तो प्रोपोर्शनल का साइन हट के कोई कांस्टेंट आता है, और आई एज इट इज। तो ये आपके पास ओम्स लॉ ही है, मैथमेटिकल फॉर्म चल रही है। पहले आप ये थ्योरी लिखोगे, स्टेटमेंट लिखोगे, फिर ये बताओगे। ओके, वेयर वी और आई तो आपको पता था, आर क्या है, वेयर आर इज इक्वल टू एक कांस्टेंट है, और इसी को आर को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इसको मैं आपको साफ शब्दों में बताता हूँ कि वहाँ से 50 करोड़ रुपए चले, काम हुआ इधर 1 करोड़ का, तो बीच में जो रजिस्ट हो गया, जो खत्म हो गया पैसा, वो था 49 करोड़। तो वहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस 50 करोड़ का अप्लाई किया, यहाँ पे काम हुआ, करंट आया 1 करोड़ का, तो बीच में जो 49 करोड़ गए उसको आप रेजिस्टेंस बोल रहे हो। इन द सेम वे जो V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था, I करंट आया है, बीच में ये R क्या बता रहा है आपको कि कितना रेजिस्टेंस है उस वायर का। हमारा मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हुआ था कि रेजिस्टेंस तो होता है हर चीज़ के पास, पर उसको मेजर कैसे करें, उसको मेजर करना ओम्स ने बताया था कि आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके देख लो, पैसे भेज के देख लो, कितने का काम हुआ वो देख लो, बीच में जो चला गया वो आपके पास रेजिस्टेंस कहलाएगा, है ना। तो उसने बोला V मेजर कर लो, I मेजर कर लो, R आपको बता देगा कि कितना है। ठीक है, तो R को क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। ओम, स्मॉल ओ एच एम, साइंटिस्ट का नाम हो तो स्मॉल लेटर में ही लिखा जाता है ओम। और इसका सिंबल जो होता है, ओम साइंटिस्ट का नाम था, इसका सिंबल जो होता है वो इस तरीके से देखना, ऐसा। ठीक है, ये ओम का सिंबल है। जैसे न्यूटन होता है, न्यूटन का सिंबल N होता है, कैपिटल N, जूल का सिंबल कैपिटल J होता है। इन द सेम वे या तो आप ओम लिख दो या फिर ये सिंबल बना दो। इस सिंबल का मतलब भी क्या है आपके पास, रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसे आपको बोला जाए किसी इसका रेजिस्टेंस अगर निकालने को बोला जाए, चलो इसका तो एवरेज करना पड़ेगा तो यहाँ से देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, चलो यहाँ करते हैं। यहाँ से देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, R इज इक्वल टू V अपॉन I। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या निकल के आया, R इज इक्वल टू V अपॉन I। V की यूनिट क्या होती थी, वोल्ट, और I करंट की यूनिट क्या होती थी, एम्पियर। तो आप ओम भी लिख सकते हो SI यूनिट, या फिर वोल्ट पर एम्पियर भी लिख सकते हो, दोनों ही आपके पास रेजिस्टेंस की यूनिट है, बट मोस्ट पॉपुलर आपके पास ओम है। ठीक है, अभी रेजिस्टेंस को डिफाइन भी करेंगे, अभी थोड़ा सा और आगे चल रहे हैं। लेट मी चेक कि वीडियो चल रही है या नहीं। ठीक है, चल रही है अभी। ठीक है ये इतना है समझ में। अब देखिए, ये जो उसने रीडिंग्स ली थी इस एक्सपेरिमेंट से, कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता देना मेरे को। जो इसने एक्सपेरिमेंट में रीडिंग ली थी, इसको आप ग्राफ से ड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ तो एक V की वैल्यू नहीं है, एक I की वैल्यू नहीं आई ना, ना तो एक V की वैल्यू है, V की एक बार 2 है, एक बार 4 है, एक बार 6 है, एक बार 8 है, एक अकेली वैल्यू नहीं है। ऐसे ही करंट की वैल्यू भी अलग अलग 4 तरीके की हैं। तो आपने फॉर्मूला तो पढ़ा है V/I, तो कौन सा V लिखे कौन सा I लिखे ये तो नहीं पता ना, तो ऐसी प्रॉब्लम्स को आप ग्राफ से सोल्व कर लेते हैं। उसने क्या किया, इनका ग्राफ ड्रॉ किया। ठीक है, क्या किया, ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ग्राफ में आप Y एक्सिस पे वोल्टेज ले ली, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया, और करंट ले लिया X एक्सिस पे। ये आपके पास X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है। आप सभी ने ग्राफ बनाने सीखे हुए हैं, है ना, सभी को पता है, 9th क्लास में भी सीखे थे। इसको बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन पे दोनों की वैल्यू X और Y दोनों की वैल्यू 0 होते हैं। ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, आप ऐसी टेबल सी बना लेते थे, जो वैल्यू है वो लिखते चले थे। देखिए करंट 1 2 3 4, तो यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पे 1 ले लिया, उतने ही डिस्टेंस पे 2, उतने ही डिस्टेंस पे 3, उतने ही डिस्टेंस पे ये 4, 1 2 3 4। करंट किस में होता है, एम्पियर में। ठीक है, ये 1 एम्पियर करंट दिखा रहा है, ये 2 ये 3 ये 4। अब वोल्टेज की बात करते हैं। वोल्टेज एक बार 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है और 8 है। यहाँ पर ही उतना ही स्केल ले लो, यहाँ पे 1
यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, और आगे चलते हैं, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे 8। ठीक है, इस एक्सिस पे वोल्टेज ले ली, इस एक्सिस पे करंट ले लिया। अब ग्राफ ड्रॉ आपको करना आता है। ग्राफ कैसे ड्रॉ करते थे, आप पॉइंट्स मिलाते हैं, ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई है, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे लिया ना, ये आपने एक्स एक्सिस पे लिया। 9th क्लास में ग्राफ आप अच्छे से सीख के आए। ओके, 10th में भी है आपके ग्राफ, शायद मैथ्स में सीखा आपने। ओके, देखिए करंट की वैल्यू जब 1 है, करंट इस एक्सिस पे था, करंट की वैल्यू जब 1 है, यहाँ पे आ गया 1 है, उस टाइम पे वोल्टेज चेक करो। जब करंट की वैल्यू 1, आप वहाँ पे क्या करते थे, एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की देखते थे, फिर अगले केस में क्या करते थे, वाई की वैल्यू 0 तो एक्स की देखते थे। इस तरीके से बनाते थे आप ग्राफ। इन द सेम वे इधर एक्स मतलब कि करंट की वैल्यू 1 है तो आपने देखा पोटेंशियल या वाई एक्सिस की वैल्यू 2 है, तो करंट 1 है तो वाई 2 है। ये कहाँ मिलेंगे, करंट 1 है और वाई 2 है, यहाँ आके मिलेंगे। ये पॉइंट बना ना 1,2। इस पॉइंट की अगर बात करो तो इस पॉइंट पे x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 2। अगला पॉइंट देखते हैं, करंट की वैल्यू 2, वोल्टेज की वैल्यू 4। करंट की वैल्यू 2, करंट इस एक्सिस पे है ना, करंट की वैल्यू 2, इस y की वैल्यू 4, मतलब कि पोटेंशियल की वैल्यू 4, यहाँ पे आ गया ये ऐसा। ठीक है, करंट की वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 4, ये पॉइंट आ गया ना भाई। ठीक है, आगे क्या हुआ, करंट की वैल्यू 3, उसकी 6, करंट की 3, इसकी 6, ये यहाँ पे ये 3 है, वो 6 ना, ऐसे ही है। नेक्स्ट आपके पास ये 4 है और ये 8 है, ये 8 है और ये 4। ठीक है, हो गया भाई इतना। ऑलराइट, अब जो पॉइंट मिले होते हैं, इसमें आप ये भी कर सकते थे, एक और बना सकते हैं, करंट 0 तो वोल्टेज भी 0, या पोटेंशियल डिफरेंस जब 0 है, जब कोई सेल ही अप्लाई नहीं किया, आपने स्विच ऑफ कर रखा था, तो उस टाइम पे करंट भी 0 होगा। तो ये स्टार्टिंग में एक और ऐड कर सकते हैं, वोल्टेज 0 तो करंट भी 0। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ आपके पास, इसमें लिख ही देता हूँ मैं, वैसे 5वें नंबर पे दिखा देता हूँ। वोल्टेज अप्लाई ही करनी बंद कर दी तो करंट ही बंद हो जाएगा, क्योंकि आपको सिखाया ही ये गया है जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक करंट नहीं होगा। ओके, अब इन सबको मिला दो पॉइंट्स को, ये ऐसे ही ग्राफ बनाने सीख के आपने, तो आप ये पॉइंट्स को मिलाओगे तो ऐसा स्ट्रेट लाइन आपका ग्राफ चला जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया, मतलब स्केल से मिला लेना। ये आपके पास ग्राफ बन गया। ये ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है। याद रखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन है आपके पास एक्सरसाइज में इस तरीके का, मैं वो क्वेश्चन ही एक तरीके से आपको सिखा रहा हूँ। जब वो क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ओके, बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई भाई आपको। ऑलराइट, लेट्स गो फर्दर। आपको क्या करना है, वहाँ पे इस तरीके की टेबल दे रखी है आपको, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे दूंगा। ओके, इस तरीके की आपको टेबल दे रखी होगी, उस टेबल की हेल्प से आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि आपको इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस निकालना है। तो आपका पहला काम क्या होगा, उस टेबल को देख के आप ऐसा ग्राफ बना लेंगे। इस एक्सिस पे V ले लिया, इस एक्सिस पे I ले लिया, जो पॉइंट उधर दे रखे हैं उस हिसाब से आपने ये ग्राफ बना लिया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस किसके बराबर है, वोल्टेज अपॉन करंट। ठीक है, वोल्टेज कौन है, वाई एक्सिस, करंट कौन है, एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस बटे एक्स एक्सिस कर रहे हो एक तरीके से आप, वाई एक्सिस बटे एक्स एक्सिस को बोलते हैं स्लोप। ठीक है, ये आपके पास आर जो V बटे आई लिखा है, इसको बोला जाता है स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द कर्व। वाई बटे एक्स आपको क्या बताता है, स्लोप ऑफ द कर्व। स्लोप का मतलब होता है कितनी ढलान है। मान लो ये है आपके पास, मान लो आप एक छत पे चढ़ रहे हो, तो छत पे आप सीढ़ी लगाते हो। एक तो सीढ़ी बिल्कुल सीधी खड़ी कर दो, क्या उस पे चढ़ पाओगे, सीढ़ी एकदम सीधी खड़ी सीढ़ी पे चढ़ना बड़ा मुश्किल है। तो आप क्या करते हो, इस तरीके से सीढ़ी को लगाते हो और फिर चढ़ते हो। तो जब स्लोप ज़्यादा है इस तरीके से तो चढ़ना मुश्किल है। स्लोप क्या, ढलान। ठीक है, इस टाइम पे ढलान बहुत ज़्यादा है तो सीढ़ी पे नहीं चढ़ा गया, ढलान कम कर दी तो चढ़ना थोड़ा आसान हुआ, ढलान और कम कर दी तो चढ़ना और आसान हो गया, ढलान और कम होगी तो चढ़ना और आसान हो गया, है ना। तो ये स्लोप, वो जो ढलान है उसको कैसे मेजर किया जाता है, स्लोप से।
ठीक है। स्लोप कैसे मेजर किया जाता है, जो y की वैल्यू है बटे में x की वैल्यू, किसी भी जगह पे स्लोप निकालना है तो y की वैल्यू बटे x की वैल्यू, y पे पोटेंशियल दे रखा है तो पोटेंशियल की वैल्यू अपॉन में करंट की वैल्यू, ठीक है। तो अभी जब आपको ग्राफ दे दिया तो आपको रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना है, स्लोप निकालना है, ओके ठीक है। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए स्लोप निकाल लेंगे, ये आपका हो गया था इतना, ऑलराइट ठीक है। स्लोप निकालने का क्या तरीका है, कोई भी 2 पॉइंट इस ग्राफ पे सिलेक्ट कर लो, कोई भी 2 पॉइंट, मान लो चाहे ये और ये कर लो, चाहे ये और वो कर लो, कोई भी 2 कर लो, आपकी मर्जी है। तो आपकी मर्जी है, मैं बता रहा हूँ कोई भी कर लो। मैं मान लो ये ए पॉइंट नाम दे रहा हूँ, इसको बी पॉइंट नाम दे रहा हूँ, ठीक है। कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लो, ठीक है। इन 2 पॉइंट्स को ऐसे मिला दो, यहाँ से ऐसा आगे बढ़ाया और ऊपर से ऐसा नीचे ले आया, ये ट्रायंगल सा बना दो, ठीक है। ये ट्रायंगल बना दिया आपने इस तरीके से, ठीक है, बन गया। इस पॉइंट का भी कोई नाम देना चाहो तो दे लो, सी नाम दे लिया सपोज करो, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो होता है V बटे I, आपको क्या देखना है, A से B तक जाने में V की कितनी वैल्यू चेंज हुई, मतलब पोटेंशियल कितना चेंज हुआ, और A से B पर जाने पे करंट कितना चेंज हुआ है, उन दोनों को भाग कर दो, Y वाले को X वाले को। आपको क्या करना है, चेंज इन स्लोप किसको बोलते हैं, स्लोप ऑफ द कर्व, यहां पे लिखना, स्लोप ऑफ द कर्व विल बी इक्वल टू चेंज इन वैल्यू ऑफ y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन वैल्यू ऑफ x एक्सिस, ठीक है। y एक्सिस में जो वैल्यूज में चेंज आया है डिवाइडेड बाय x एक्सिस में जो वैल्यूज में चेंज आया है, बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, किसी भी 2 पॉइंट के बीच में y में क्या चेंज आया है, x में क्या चेंज आया है, उसी को क्या बोला जाता है, स्लोप। आप वो 2 पॉइंट कौन से वाले भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी देखिए, स्लोप ऑफ द कर्व किसके बराबर आएगा देखना है, ए बी के अक्रॉस स्लोप निकालो। ए से बी जाने में y में कितना चेंज आया है, y एक्सिस कौन है हमारे पास, ये, तो y कहने का मतलब है मेरा v में क्या कितना चेंज आया। तो ध्यान देखो, a पर थे तो उस टाइम पे v की वैल्यू थी 4, दिख रही है ना भाई, a पे थे तो उस टाइम पे v की वैल्यू थी 4, a से b पे चले गए तो v की वैल्यू कितनी होगी 6, a पर थे तो वैल्यू थी 4, b पर आ गए तो वैल्यू होगी 6, तो चेंज कितने का आया, 4 से 6 पर गए हो तो कितने का चेंज आया, 4 से 6 पर गए हो तो चेंज कैसे निकालते हो, 4 - 2, 2 का ही तो चेंज आया, सॉरी पहले 6 था फिर 4 था, 6 - 4, ठीक है। 4 से 6 पे गए हो ना भाई, तो कितने का चेंज आया, 2 का। y में कितना चेंज आया, a पर थे तो 4 वैल्यू थी, b पर जब तक पहुंचे तो 6 वैल्यू होगी, है ना। तो 4 से 6 में जाने में कितने का चेंज आया, 2 का। कैसे निकाला, 6 में से 4 घटा के देख लो, 2 का चेंज आ गया। नीचे क्या लिखना था, डिवाइडेड बाय चेंज इन x एक्सिस, x एक्सिस पे यहाँ पे कौन है, करंट, करंट में कितना चेंज आया, a पर थे तो करंट था 2 एम्पियर, बी पर आए तो करंट हो गया 3 एम्पियर, तो 2 से 3 जाने में कितने का चेंज आया, 1 का चेंज आया। कैसे निकाला, 3 हो गया, पहले कितना था 2, 3 घटा 2 किया तो 1 आ गया, ठीक है। ये कितना आया, 6 में से 4 गए 2 आ गया, 3 में से 2 गया 1 आ गया, तो ये वैल्यू बनी 2, ठीक है। और मैंने बोला स्लोप ऑफ द v वर्सेस i ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो 2 आया है ये एक्चुअली में रेजिस्टेंस आया, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 2 ओम, ठीक है। बात समझ में आई। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए, ग्राफ वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राफ वाला जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, y एक्सिस पे हरदम v ले लो, x एक्सिस पे हरदम i ले लो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लो। देखो मैंने ये 2 पॉइंट सिलेक्ट करे, मैं और कोई 2 सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। सपोज करो ये P और Q, ये 2 सिलेक्ट कर लेता हूँ, रेजिस्टेंस उतना ही आएगा। तो रेजिस्टेंस निकालने का क्या तरीका है, इस P और Q के बीच में देखो y में कितना चेंज आया है, डिवाइडेड बाई x में कितना चेंज आया, y में चेंज देखते हैं। P पॉइंट पर y की वैल्यू है 2, Q पॉइंट पे कितनी होगी 8, तो कितने का चेंज है, 8 - 2 का, ठीक है। फिर से P पॉइंट पे x की कितनी वैल्यू है 1, Q पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है 4, तो चेंज कितने का आया 4 - 1, ये कितना बना 6 डिवाइडेड बाई 3, अभी भी 2 ही आंसर आया है,
ठीक है, तो कोई भी 2 पॉइंट ले लो, आंसर वही आएगा आपके पास हरदम। ओके, तो स्लोप ऑफ v वर्सेस i कर्व गिव्स रेजिस्टेंस। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में क्या हो सकता है, i इधर दे देंगे आपको y पे और v इधर दे देंगे, उल्टा कर देंगे, करंट इधर दे देंगे y एक्सिस पर और वोल्टेज x एक्सिस पे दे देंगे, उलट दिया। तो आपको क्या करना है, प्रोसीजर यही अप्लाई करो। ये अप्लाई करते करते जैसे ही ये आपके पास यहाँ तक पहुंचे ना, फिर उसका भी आप भी उल्टा कर दो, तो वो आंसर बन जाएगा। ठीक है, स्लोप ही निकाल दो, स्लोप आपके पास जैसे 2 आ गया तो फिर उसको उलट दो, 1/2 आंसर आ जाएगा फिर, क्योंकि भाई इन्होंने भी उलट दिया ना ये। तो आपको याद रखना है y एक्सिस पे v होना चाहिए, x एक्सिस पे आपके पास i होना चाहिए। ओके, आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। स्लोप निकालने का तरीका, कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करो, उन 2 पॉइंट्स के बीच में a से b तक जाने में y में कितना चेंज आया डिवाइडेड बाई x में कितना चेंज आया। y से मेरा मतलब है पोटेंशियल, y पे पोटेंशियल लिया हुआ, पोटेंशियल में कितना चेंज आया डिवाइडेड बाई करंट में कितना चेंज आया। इसको कर देंगे तो ये आपको स्लोप, ढलान बता देगा उस कर्व का। ओके, और वही आपका रेजिस्टेंस कहलाता है, क्योंकि v/i ऊपर इसमें v ही दिख रहा है, y एक्सिस v है, x एक्सिस करंट। ठीक है, बात समझ में आई है आप सभी को। तो इस पॉइंट को आप नोट भी कर सकते हैं यहाँ पे, नोट द स्लोप ऑफ पोटेंशियल वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस मतलब किसके अगेंस्ट ग्राफ बनाया, किसके साथ ग्राफ बनाया, वर्सेस करंट ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस। ठीक है, मैं एक बार रिफिल कर लेता हूँ, फिर वापस आते हैं। ओके, तो ये पॉइंट क्लियर है हमको। द स्लोप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट ग्राफ गिव्स इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस वही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बताया था कि कोई भी मटेरियल अपने अंदर चार्जेस के फ्लो को रोकता है, उस फ्लो कौन मटेरियल कितना रोकता है वो उसके रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करके आप बता सकते हैं। ओके, रेजिस्टेंस की हेल्प से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा मटेरियल कितना रोकता है। तो कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस कम होता है, वो कम रोकते हैं, और इंसुलेटर्स का ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा रोकते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको स्लोप निकालना आ गया होगा। इसी पॉइंट को मैंने आपको ये भी बताया कि अगर इसको उलट दें, v वर्सेस i लिखने का, पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट लिखने का मतलब ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस y एक्सिस पे है, करंट x एक्सिस पे। अगर उल्टा हो जाए, स्लोप ऑफ करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस, करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस मतलब उल्टा कर दिया, करंट y एक्सिस पे ले लिया, अगर i इधर ले ले, v इधर ले ले, तो क्या होगा, करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस गिव्स रेसिप्रोकल ऑफ स्पेलिंग देखना, ऑफ रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, दैट इज 1/r। ये 1/r की वैल्यू देगा। ठीक है, अगर स्लोप i वर्सेस v का लोगे तो 1/r की वैल्यू आएगी, अगर v/i का लोगे तो डायरेक्ट r की वैल्यू आपके पास आंसर में आ जाएगी। तो ये था आपके पास ग्राफ का एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 मेरे ख्याल से इस पॉइंट पे बेस्ड है, वो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। अभी कर लेते हैं, बाद में बाकी के क्वेश्चंस करते रहेंगे जैसे जैसे आपके आते रहेंगे। ओके, तो ये आपके पास ओम्स लॉ था, ओम्स लॉ से रिलेटेड ही अब सब कुछ आगे चलता रहेगा। इस पूरे चैप्टर में रेजिस्टेंस अब यूज़ होता रहेगा। आपके पास 2 पॉइंट हमने नोट डाउन कर लिए हैं कि रेजिस्टेंस ग्राफ से कैसे निकालना है। आपको स्लोप निकाल देना है, अगर v वर्सेस i ग्राफ है तो वो स्लोप ही आंसर है, अगर i वर्सेस v ग्राफ है तो उसका उलट देंगे आप। ठीक है, ऑल राइट। तो हम एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी में सबसे लास्ट में एक्सरसाइज दी रहती है, उसमें क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। ओके, क्वेश्चन आप पढ़ लेना बुक से, कुछ इसी टाइप की स्टेटमेंट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन बोलता है द वैल्यूज ऑफ करंट फ्लोइंग इन ए करंट फ्लोइंग आई
इन ए गिवन रजिस्टर, एक रजिस्टर है उसमें कुछ करंट आई फ्लो कर रहा है और उसकी वैल्यू नीचे दे रखी है, ये बताया इन्होंने। तो ये नीचे इन्होंने दे रखा है कि करंट एम्पियर में है और इसकी वैल्यू है 0.5, 1.0, 2.0, 3.0 और 4.0, मतलब कि 1 2 3 4। और पोटेंशियल क्या क्या अप्लाई किया वोल्ट में वो दे रखा है। जब करंट 0.6 है ये तब आया है जब 1.6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, ये दे रखा है आपको सब कुछ। ये 3.4 है, ये 6.7 है, ये 10.2 है और ये 13.2 है। ये एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट से है। तो इन्होंने पूछा, क्वेश्चन बोला है कि प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन V वर्सेस I, V एंड I के बीच में ग्राफ बनाओ एंड कैलकुलेट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ दिस रजिस्टर, और R निकालो, ग्राफ बना के R निकाल लो। तो ये बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है ना जो अभी किया था। I दे रखा है, V दे रखा है, ग्राफ बना देंगे, ग्राफ अभी भी सीखा था, ग्राफ तो आप 9th क्लास से ही सीखे हुए हो। और फिर आपको रेजिस्टेंस निकालना, आप सभी को पता है कि रेजिस्टेंस स्लोप से निकल आएगा। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। आप ऐसा करना, वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करना, ग्राफ बनाना, ग्राफ का स्लोप निकालना और वही आपके पास रेजिस्टेंस होता है। फिर आप इसको देखना। ग्राफ में आप ऐसा करेंगे, आप स्केल लेके इक्वल इक्वल ले लेना डिस्टेंसेस, ठीक है। तो मैं वही, ये देखो 1 2 3 4 लगातार गिनती है। ये आपके पास 1 पॉइंट, ठीक है, इस तरीके से है। तो चलो मैं ऐसे ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5। मैंने इधर क्या ले लिया, करंट आई जो कि एम्पियर में है इस तरफ, ठीक है। इस तरफ मैं क्या लूँगा, ये बड़ा सा जाएगा हमारे पास इस तरीके से। इस तरफ आपने क्या लिया, पोटेंशियल डिफरेंस V जो कि वोल्ट में मेजर होता है, ठीक है। ये आपके पास 13 तक गया हुआ है, तो 1 से 13 तक गिनती लिख लो। ये 1 हो गया, इक्वल इक्वल गैप पे लिखना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। या आप ऐसा भी कर सकते थे, 2 2 का गैप भी ले सकते हैं, ठीक है। 2 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया, 8, यहाँ पर भी 2 4 6 8 इस तरीके से है ना। तो 10 11 12 13 इस तरीके से ऊपर तक रहेगा। ऑलराइट, ठीक है, बना लेना, मतलब इसको ऊपर तक कर लेना। मैं तो बोर्ड पे अभी शो नहीं कर पाया, थोड़े छोटे छोटे गैप ले लेना इस तरीके से, ओके। या आप 2 2 का गैप भी ले सकते हैं, इसको 2 4 6 8 10 इस तरीके से भी ले सकते हैं, ओके, ठीक है। अब देखो, करंट आपके पास 0.5 है, ये 1 है, 1 का आधा ही तो 0.5 होता है, मतलब यहाँ कहीं पे बात हो रही है। करंट जब, ये ओरिजिन है आपके पास, करंट जब 0.5 है उस टाइम पे वोल्टेज है 1.6। एक तो ये है, फिर इसका आधा 1.5 आया होगा, उस आधे से थोड़ा सा इधर ये 1.6 बनेगा। तो करंट 0.5, वोल्टेज 1.6, तो ये यहाँ कहीं पे मिलेगा इधर आके इस तरीके से। ग्राफ हरदम स्ट्रेट लाइन ही आएगा, अगर आपका स्ट्रेट लाइन नहीं बनना तो मतलब गलत है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट देखो, करंट 1 है तो वोल्टेज 3.4 है। करंट 1 है, करंट 1 है, ये 1 आ गया आपके पास, और वोल्टेज 3.4 है। ये 3.5 होगा, 3.5 से थोड़ा सा कम यहाँ पे, ठीक है। ये आपके पास दूसरा पॉइंट आ गया। फिर करंट 2 है तो वोल्टेज 6.7 है। करंट 2 है तो वोल्टेज 6.7 में यहाँ कहीं पे रहेगा 6.7, तो करंट 2 है तो वोल्टेज 6.7 ये आ गया। करंट 3 है तो वोल्टेज 10.2 है। करंट 3 है तो वोल्टेज 10.2 यहाँ कहीं आएगा ना। तो इसको मैं रब करता हूँ, ठीक है। ग्राफ आप तो अच्छे से बना लेना। करंट कितना था, 3, तो वोल्टेज 10.2 और करंट 3 यहाँ कहीं पे आ गया, ठीक है। फिर करंट 4 हुआ और वोल्टेज 13.2, करंट 4 हुआ और वोल्टेज 13.2, या कहीं 13.2 होगा तो मैं इसको दिखा नहीं पा रहा, वो यहाँ कहीं आएगा आपके पास, ओके। तो वो बना लेना वो पॉइंट। अब इन सबको मिलाना होता है, तो देखिए ये स्ट्रेट लाइन ही बन रहा है आपके पास, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनेगा अगर आप स्केल का यूज़ करेंगे।
ये पॉइंट सारे लाइन पे ही आने, बिल्कुल ऐसे बना लेना, ठीक है। ओके, ये चला गया, ग्राफ बनाना आ गया। एक 13.2 वाला पॉइंट भी आएगा उधर, वो भी ले लेना। ओके, अब आपको क्या करना है भाई, बुक में आपका अलग तरीके से भी सोल्व किया मिल सकता है। यहाँ पे ये स्केल अलग ले ले, 2 4 6 का, यहाँ पर भी 2 4 6 का ले सकते हैं वो आपके पास, ठीक है। उससे ग्राफ इजी बन जाता है और कुछ नहीं, मतलब ग्राफ इतना बड़ा नहीं बनता, ये कहने का मतलब। अब आपको स्लोप निकालने का क्या तरीका बताया था, कोई भी 2 पॉइंट ले लो, मैंने ये ए और बी पॉइंट ले लिया। स्लोप निकालने का क्या तरीका था, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स, यही था ना। तो चेंज इन वाई, ए से बी तक जाने में वाई में चेंज देखना आपने, ठीक है भाई। ये पॉइंट आपको याद रखने कौन से थे, ये यहाँ से कहीं पे था, ये यहाँ कहीं पे था। ओके, तो एक बार दोबारा से टेबल पे जाओ, ये पहले करंट की वैल्यू देखते हैं। यहाँ पे करंट कितना था, 0.5, ठीक है, और वोल्टेज कितनी थी 1.6, ये 1.6 है, मैं वैसे दिखा दे रहा हूँ आपको। और करंट कितना है 0.5, ये दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं अभी फिलहाल आपको वैसे बता रहा हूँ। जब दूसरा पॉइंट आया तो करंट कितना था 1 एम्पियर, करंट तो दिख रहा है 1 है। वोल्टेज कितनी थी 3.4, ये जो पॉइंट है ये कितना था 3.4, ठीक है, दिखा दिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो आया था उस टाइम पे करंट कितना है 2 और वोल्टेज कितनी है 6.7। करंट तो ये कितना है 2, करंट तो 2 है, और वोल्टेज ये इधर आई थी, ये कितनी है 6.7। अगले वाले में करंट 3 है, वोल्टेज 10.2 है, ठीक है। अगले वाले की हम जरूरत ही नहीं है, मैं इन्हीं 2 पॉइंट से स्लोप निकाल लूँगा। बोला ना किसी भी 2 पॉइंट से स्लोप निकाल लो, जिनकी वैल्यू पता है उन्हीं से स्लोप निकाल लेंगे, ठीक है। तो मेथड क्या था, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स, मतलब चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाई चेंज इन करंट, ये मेथड था। ओके, तो चेंज इन वाई, ए से बी तक जाने में वाई में, मतलब कि पोटेंशियल में कितना चेंज आया। देखो ए पर थे तो पोटेंशियल कितना था 3.4, ए पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी थी 3.4, बी पर जाते जाते पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी 6.7। तो 3.4 से 6.7 हो गया, तो कितने का चेंज आया, घटा के देख लो। तो स्लोप कैसे निकलेगा, 6.7 होगी वैल्यू, और यहाँ पे कितनी थी 3.4, तो दोनों को घटा दो तो चेंज का पता चल जाएगा, वाई में कितना चेंज आया। ए से बी तक जाने में वाई में कितना चेंज आया पता चल गया, ठीक है। इन द सेम वे अब आपको नीचे क्या लिखना होता था, x में कितना चेंज आया। तो a पर x की वैल्यू है 1, b पर जाने पे x की वैल्यू हुई है 2, तो x में कितना चेंज आया, 1 से 2 में जाने पे कितना चेंज आता है, 1 का चेंज आता है। कैसे निकाला, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, 2 में से 1 घटा देंगे तो ये x का चेंज आ जाएगा। तो स्लोप आपके पास कितना आया, इनको घटाओ भाई, 7 में से 4 गए आपके पास 3, और 3.3 डिवाइडेड बाई 1, तो इतने ओम आपके पास आंसर आ गए। 1 से डिवाइड करेंगे तो 3.3 ही आ जाएगा ना। तो ठीक है, कैलकुलेशंस देख लेना, ठीक है, ओके। तो 3.3 आपके पास ओम आंसर आ गया। कोई भी 2 पॉइंट ले लो, आंसर सेम ही आना था, ठीक है। मैं किसी दूसरे पॉइंट से आपको इसको करके दिखाता हूँ। मैं आपको इस ए पॉइंट से और इस सी पॉइंट से भी करके दिखा दे रहा हूँ आपको। किसी भी 2 पॉइंट से आप कर सकते हैं, ओके। ए और सी पॉइंट से करोगे तो स्लोप निकालो। स्लोप निकालने के लिए आपके पास मेथड क्या था, चेंज इन वाई। सी पॉइंट पर कितनी वैल्यू थी पोटेंशियल की 10.2, सी पॉइंट पे 10.2 थी ना, तो निकालो। ए से सी पर जाने पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी 10.2 माइनस ए पर कितनी थी 3.4 डिवाइडेड बाई एक्स में कितना चेंज आया, सी पॉइंट पर एक्स की वैल्यू कितनी थी 10.2 था उस टाइम पे, सी की वैल्यू 3 थी ना, तो 3 माइनस ए पॉइंट पे एक्स की वैल्यू कितनी है 1, 3 माइनस 1, ये देख लो कितना आया। इसमें से 3.4 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया आपके पास 8.6 डिवाइडेड बाई 2, और ये आ गया आपके पास 3.4, ठीक है। लगभग उतना ही आपके पास आया है, ओके। लगभग उतने के ही बराबर आया है 3.3 के, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर, ज़्यादा कुछ डिफर नहीं होता पॉइंट्स में, लगभग एक जैसा ही, पॉइंट की वैल्यू पे इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है, ओके। तो 12 में से 4 गए 8, और 9 में से 3 गए 6, ठीक है, ओके। इसको अगर पॉइंट से एक आगे जाके करें तो राउंड ऑफ करके वैल्यू वही आ जाती है।
तो कोई भी 2 पॉइंट लेकर आप सोल्व करेंगे तो लगभग आंसर वही आएगा। तो वो आपका वैसे मेथड देखेंगे कि आपने स्लोप निकाला है किस तरीके से निकाला है। ओके, तो ये था आपके पास इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 7। दोनों ही आंसर ठीक है, कोई सा भी आप कर सकते हैं। ओके, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ये पॉइंट वाला। तो ग्राफ का आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए मेरे ख्याल से आप कर सकते हैं। आपको पहले भी बता दो रहा हूँ, अगर ये वोल्टेज और करंट उल्टे बना दोगे तो स्लोप तो निकालोगे पर उसको उल्टा लिखोगे, स्लोप निकालोगे पर उसको 1/r करके लिखोगे, क्योंकि उसका भी उलटना है आपने लास्ट में जाके। ठीक है, तो कभी वोल्टेज और करंट उल्टे लिखे आ जाए तो आपको क्या करना है, स्लोप तो निकाल दो पर उसका आंसर जो आएगा उसको उलट करके लिख देना 1/, करके। ठीक है, ओके, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज से। अब इसकी यूनिट क्या बताई हमने, ओम। क्या यूनिट बताई, ओम। ठीक है, फिर से यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, डिफाइन 1 ओम, कि 1 ओम कहोगे किसको, डिफाइन 1 ओम। 1 ओम होता क्या है, और व्हाट डू यू मीन बाय द पोटेंशियल, व्हाट डू यू मीन बाय द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर बाय 1 ओम। 1 ओम से आपका क्या मतलब है, कब कहोगे कि किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम है। ठीक है, जैसे 1 एम्पियर की डेफिनेशन आई थी, 1 एम्पियर की डेफिनेशन आई थी, 1 वोल्ट की डेफिनेशन आई थी, और 1 ओम की अब डेफिनेशन आई है। ये सारी डेफिनेशन ही आपके पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एक डेफिनेशन हमने फॉर्मूले से निकाली है। अभी अभी फॉर्मूला करके आए थे, देखिए ओम्स लॉ ने क्या बोला था, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा था तो आपने कांस्टेंट आर लगाया था जिसको रेजिस्टेंस बोलते थे। यहाँ से आर निकालना था तो यहाँ से आया था V/I। ठीक है, जो रेजिस्टेंस है ना अकेला वोल्टेज पे डिपेंड करता है ना ही करंट पे डिपेंड करता है, वो इन दोनों की रेशियो पे डिपेंड करता है। ठीक है, ना अकेला वोल्टेज पे ना करंट पे, वोल्टेज बढ़ती है तो करंट भी बढ़ जाता है, तो उनकी रेशियो उतनी ही बनी रहती है। वोल्टेज घटेगी तो करंट भी घटेगा, उनकी रेशियो उतनी ही बनी रहेगी। ठीक है, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा वोल्टेज और करंट के चेंज होने से। ओके, ये चेंज होगा आपके पास लेंथ चेंज कर दे, टेम्परेचर चेंज कर दे, ऐसी चीज़ों से वो आएगा आगे। पर वोल्टेज के चेंज करने से, ये मान लो ये एक वायर है, कॉपर का वायर, इसमें आप अलग अलग सेल कनेक्ट करते चले जाओगे तो ऐसा नहीं है इसका रेजिस्टेंस चेंज होता रहेगा। रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी थी इसकी, तो रेजिस्टेंस वोल्टेज अलग अलग लगाने से चेंज नहीं होता, उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। वो जिन चीज़ों पे डिपेंड करेगा वो आगे जाके आएगा। ओके, तो R = V/I। V क्या होता था आपके पास, पोटेंशियल डिफरेंस। V क्या होता था आपके पास, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। I क्या होता था आपके पास, करंट फ्लोइंग, जो करंट फ्लो कर रहा है इन दैट कंडक्टर। ठीक है, आपने रेजिस्टेंस को 1 ओम बताना, ओम का सिंबल ये था अभी बताया। ये 1 कब आएगा, जब ऊपर भी 1 लिखा हो। वोल्टेज की यूनिट वोल्ट होती थी, पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होती थी, करंट की यूनिट एम्पियर होती थी। तो इसको आप 2/2 भी कर सकते थे, कट के तो वही आना ना 1। ये लेफ्ट साइड 1 कब बनेगी, जब राइट साइड 1 हो। ठीक है, तो ऐसा कर दोगे तो 1 ओम आ जाएगा। अब इसका मतलब समझो, ऊपर क्या लिखा था, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आपने कितनी बताई, 1 वोल्ट। भाई इससे कंपेयर करो ना, इससे कंपेयर करो, पोटेंशियल डिफरेंस V कितना लिया आपने, 1 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस लिया 1 वोल्ट का। नीचे क्या लिखा होता था, करंट फ्लोइंग। करंट फ्लोइंग कितना बोल रहे हो, 1 एम्पियर का। तो जब आपने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस ले दिया अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, और आपने चेक किया कि करंट 1 एम्पियर का फ्लो कर रहा है, तो आप बोलोगे कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम होगा। कहने का मतलब है आपने 1 करोड़ रुपये भेजे और 1 करोड़ का ही काम हो गया, तो आप बोलोगे उसका रेजिस्टेंस 1 का ही था। ओके, ठीक है, तो इसी डेफिनेशन को मैं क्या बोल रहा हूँ, जब किसी कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस आप 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो और देखते हो कि 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है उस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद, तो आप बोलोगे उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम के बराबर है। The resistance of a conductor, the resistance of a conductor is said to be 1 ohm, is said to be 1 ohm if on applying a potential difference of 1 volt
ए करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट, ठीक है। आप क्या बोल रहे किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम कब है? जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से 1 एम्पियर का करंट उस कंडक्टर के अंदर से फ्लो कर रहा हो, तो आप बोलेंगे उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है कितना है, 1 ओम के बराबर है। ठीक है, रेजिस्टेंस में भी बहुत सारी चीज़ें रहती है, ठीक है। बहुत रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, फिर रजिस्टिविटी, फिर उन रेजिस्टेंसेस की कम्बिनेशन कैसे कैसे जोड़ेंगे तो क्या होगा वो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एनी डाउट यू कैन टेल मी इन कमेंट सेक्शन, और प्लीज़ वीडियो को जल्दी से जल्दी पूरे करने की कोशिश किया करो। मैं देख रहा हूँ कि एक वीक में भी आप पूरी नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो जल्दी से कवर किया करो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।